आइए आज हम उदाहरण नंबर 1.1 देखते हैं। इसके ऊपर का हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो कह रहा है कि आप किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धनावेशित कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण देकर के हल हमको समझा रहा है। तो कह रहा है चित्र 1.5a ये वाला में किसी विद्युत रोधी धातु के स्टैंड पर कोई धनावेशित धातु का गोला रखा दर्शाया गया है। देखिए जो स्टैंड है ये विद्युत रोधी है, विद्युत चालक नहीं है ये स्टैंड। अगर ये विद्युत चालक हो जाएगा तो पूरा इसमें जो आवेश है वो पृथ्वी में चला जाएगा इसके माध्यम से। इसीलिए विद्युत रोधी स्टैंड लगाया गया है। चित्र 1.5b में दर्शाए अनुसार इस गोले के निकट कोई ऋणावेशित छड़ लाइए। अब इस गोले के निकट क्या होता है, अब देखिए धनावेशित हमको करना है तो हमेशा उदासीनता वाला नियम लागू होता है कि जैसे ऋण और धन मिलकर के उत्तर 0 आता है, वैसे अगर हम ऋण छड़ को लाएंगे तो यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है हमें धनावेशित करना है, तो धनावेशित करने के लिए ऋण छड़ को लाएंगे, क्योंकि जो ऋण है इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित माना गया है। तो इसमें जो इधर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रतिकर्षित होकर के इसकी उल्टी दिशा में चले जाएंगे, तो इस क्षेत्र में आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जब आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा तो ये धनावेशित होने की संभावना बढ़ेगी। तो वही कह रहा है कि चित्र 1.5b में दर्शाए अनुसार इस गोले के निकट कोई ऋणावेशित छड़ लाइए। गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण दूर जाकर दूरस्थ सिरे पर एकत्र हो जाते हैं। अब इस ऋण का इसके इलेक्ट्रॉन जो है उनमें भी ऋण आवेश होगा, तो प्रतिकर्षण के द्वारा इस सिरे पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब दिखाया क्यों नहीं है, इसलिए नहीं दिखाया कि इसको भूमि से जोड़ दिया है तो पृथ्वी हमारी चालक है, और इसको जोड़ दिया तो ये जिससे जोड़ा है वो भी कंडक्टर होगा यानी चालक होगा, तो ऋण पृथ्वी में चले गए, इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है। तो चित्र कह रहा है गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण दूर जाकर दूरस्थ सिरे पर एकत्र हो जाते हैं। तो इससे दूर का सिरा इधर वाला हुआ तो इधर एकत्र हो जाएंगे। पास का सिरा इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाता है। ये पास वाला सिरा क्योंकि ये ऋण है तो ऋण से प्रतिकर्षण होगा ऋण का, तो ऋण इधर आ जाएगा और धन इधर आ जाएगा, क्योंकि धन का ऋण से आकर्षण होगा, तो ऋण दूरस्थ सिरे पर चला जाता है। तो ये कह रहा है कि जब गोले की धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला नेट बल शून्य हो जाता है तो आवेशों के वितरण की यह प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो ये कह रहा है कि जब आवेश पर लगने वाला बल 0 हो जाता है तो आवेशों का वितरण की प्रक्रिया जो है वो बंद हो जाती है, वो प्रक्रिया बंद हो जाती है। किसी चालक तार द्वारा गोले को भूसंपर्कित कीजिए। अब क्या होगा कि इस चालक तार द्वारा भूमि से इसको जब जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन भूमि में प्रवाहित हो जाएंगे, जबकि पास के सिरे का धन आवेश छड़ के ऋण आवेश के आकर्षण बल के कारण चित्र 1.5c में दर्शाए अनुसार बद्ध रहेगा। तो ये धन जो है, धन तो इस ऋण के आकर्षण के कारण बंधा रहेगा, ये नहीं जा पाएगा जमीन में, लेकिन ऋण का चूंकि आकर्षण नहीं है तो वो जमीन में चला जाएगा, क्योंकि जमीन चालक है और ये जो तार जोड़ा गया है ये भी चालक यानी कंडक्टर है। गोले का भूसंपर्क तोड़ दीजिए, पास के सिरे पर धनावेश की बद्धता बनी रहती है। चित्र 1.5d। तो ये कह रहा है कि देखिए ये A है और ये B, इधर धन खिसकेंगे तो ऋण इधर प्रतिकर्षण के कारण जाएगा, और ये C में फिर भूसंपर्कन कर दिया गया तो ये ऋण वाला जमीन में चला जाएगा। अब देखिए ऋण द्वारा इधर आकर्षित है, और जब इसको हटा देंगे तो ये धन वाला पूरे गोले में फैल जाएगा, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। तो यही कह रहा है कि विद्युतमय छड़ को हटा लीजिए,
चित्र 1.5 में दर्शाए अनुसार धनावेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। जैसे ही हम ये ऋणावेशित छड़ को हटाते हैं तो आकर्षण खत्म हो जाएगा ऋण का धन के प्रति, तो ये धनावेश पूरे गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, इसके पृष्ठ पर यानी बाहरी सतह पर। अब समस्या यह है कि बाहरी सतह पर ही क्यों फैलता है, तो बाहरी सतह पर इसलिए फैलता है क्योंकि धन धन के बीच प्रतिकर्षण होता है, तो सबसे दूर रहना चाहता है, तो सतह से केंद्र की सबसे ज्यादा दूरी है, इसलिए सतह पर फैल जाता है। इस प्रयोग में धातु का गोला प्रेरण की प्रक्रिया द्वारा आवेशित हो जाता है तथा छड़ अपना कोई आवेश नहीं खोती है। तो प्रेरण द्वारा ये गोला आवेशित हो जाता है और छड़ के आवेश का नुकसान नहीं होता। प्रेरण द्वारा धातु के गोले को ऋणावेशित होने की प्रक्रिया के भी यही चरण होते हैं। तो प्रेरण द्वारा धातु के गोले को अगर ऋणावेशित करना पड़े तो ऐसे ही हम काम करेंगे, बस ये है कि ऋण आवेशित छड़ की जगह धन आवेशित लाना पड़ेगा। इस प्रकरण में इलेक्ट्रॉन भूमि से गोले में इस प्रकार स्थानांतरित प्रवाहित होते हैं जब तार द्वारा गोले को वो संपर्कित किया जाता है। क्या आप इसका कारण स्पष्ट कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हम ये कह रहा है कि प्रेरण द्वारा धातु के गोले को ऋणावेशित करने की प्रक्रिया में भी यही चरण होते हैं, मतलब अगर इसको हम ऋणावेशित करना चाहें तो यही चरण होंगे, बस फर्क इतना है कि ऋणावेशित की जगह धनावेशित छड़ लाना पड़ेगा। इस प्रकरण में इलेक्ट्रॉन भूमि से गोले में उस समय स्थानांतरित यानी प्रवाहित होते हैं जब तार द्वारा गोले को भू संपर्कित किया जाता है। अब इसमें देखिए, ये कंडीशन थी कि ये ऋण आवेश प्रतिकर्षण के द्वारा जमीन पर उतर गए, और जब इसमें धन आवेशित लाएंगे तो ऋण इधर रहेगा, जब धन लाएंगे तो ऋण इधर रहेगा, ऋण इधर आ जाएगा जब इसके सामने धन लाएंगे। तो वही कह रहा है, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि धनावेश जो है ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन है और उसके बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जमीन में चले गए हैं, और जब हम इसको ऋणावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जमीन से इसमें आएंगे, ये अंतर है। तो धनावेशित करने में इलेक्ट्रॉन जमीन में चले गए और ऋणावेशित करने में जमीन से इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, ये ध्यान देना है। तो यही कह रहा है कि इस प्रकरण में इलेक्ट्रॉन भूमि से गोले में उस समय स्थानांतरित या प्रवाहित होते हैं जब तार द्वारा गोले को भू संपर्कित किया जाता है। तो इसको ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ऋणावेशित करेंगे इसको गोले को तो जमीन से यानी भूमि से ऋणावेश जाएगा गोले में, ये ध्यान देना। धनावेश गोले से जमीन में नहीं जाएगा, धनावेश जा ही नहीं सकता, ठीक ना, केवल इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित हो सकते हैं, इसीलिए ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन जाएंगे गोले में, इसको ध्यान देना। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। और धनावेश में क्या होता है, भू संपर्कित कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन भूमि में प्रवाहित हो जाएंगे, ये ध्यान देना। अब अगली हेडिंग है हमारी वैद्युत आवेश के मूल गुण। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत आवेश के मूल गुण। अब इसको देखते हैं। हमने यह देखा है कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश, तथा इनमें एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने की प्रवृत्ति होती है। अब हम यहाँ वैद्युत आवेश के अन्य गुणों का वर्णन करेंगे। तो धनावेश और ऋणावेश होते हैं और एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, धन ऋण मिलकर के उदासीन हो जाते हैं। यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो हम उन्हें बिंदु आवेश कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट चार्ज बार बार पूछा जाएगा, तो समझिए कि बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज होता क्या है। तो ये कह रहा है कि यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो हम उन्हें बिंदु आवेश कहते हैं।
यह मान लिया जाता है कि वस्तु का संपर्क संपूर्ण आवेश आकाश में एक बिंदु पर संकेंद्रित है। यह मान लिया जाता है कि वस्तु का संपूर्ण आवेश आकाश में एक बिंदु पर केंद्रित है। तो अब अगली हेडिंग है हमारी आवेशों की योज्यता। एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज बोलेंगे अंग्रेजी में इसको। आवेशों की योज्यता यानी एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज मतलब आवेश को जोड़ना, योज्यता मतलब जोड़ना। तो देखिए कह रहा है अब तक हमने आवेश की परिमाणात्मक परिभाषा नहीं दी है, इसे हम अगले अनुभाग में समझेंगे। अब देखिए परिमाण का मतलब क्या होता है। परिमाण का मतलब होता है संख्या, संख्या के रूप में प्रकट करेंगे तो परिमाण कहेंगे। अंतरिम रूप से हम यह मानेंगे कि ऐसा किया जा सकता है और फिर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी निकाय में, निकाय का मतलब किसी सिस्टम में दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है तो निकाय का कुल आवेश Q1 तथा Q2 को बीजगणितीय रूप से जोड़ने पर प्राप्त होगा। अर्थात आवेशों को वास्तविक संख्याओं की भांति जोड़ा जा सकता है अथवा आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है। तो इसको ध्यान देना है कि यदि किसी निकाय की जो है बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है तो इनको आराम से जोड़ा जा सकता है जैसे वास्तविक संख्याओं को जोड़ा जाता है। यदि किसी निकाय में n आवेश Q1, Q2, Q3 से लेकर के Qn तक हैं तो निकाय का कुल आवेश क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस प्लस लगा देना, यानी पूरे का जोड़ ही निकाय का कुल आवेश होगा। तो कुल मिला के जैसे हम संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे ही आवेश को जोड़ देंगे। आवेश का द्रव्यमान की भांति ही परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो ये आवेश हमारा अदिश राशि है। तो जाहिर सी बात है कि जो अदिश होगा उसमें परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। तथापि आवेश तथा द्रव्यमान में एक अंतर है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है जबकि कोई आवेश या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। तो आवेश और द्रव्यमान में अंतर यही है कि द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है जबकि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। किसी निकाय के आवेश का योग करते समय उसमें उसके प्रयुक्त चिन्ह का उपयोग करना होता है। ध्यान दीजिए, अगर हम किसी निकाय का आवेश को जोड़ रहे हैं तो चिन्ह सहित जोड़ना है। ध्यान दीजिए, चिन्ह सहित जोड़ना है। उदाहरणार्थ किसी निकाय में किसी यादृच्छिक मात्रक में पाए गए 5 आवेश +1 +2 -3 +4 -5 हैं, तब उसी मात्रक में निकाय का कुल आवेश देखिए सब के बीच में प्लस प्लस लगा के कोष्ठक में चिन्ह सहित लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए कि आवेश को जोड़ते समय ये गलती नहीं करना है कि आवेश का चिन्ह लिखना हम लोग भूल जाएं। तो आवेश को चिन्ह सहित हमको जोड़ना है। अगला हमारा पॉइंट है कि आवेश संरक्षित रहता है। तो चार्ज इज कंजर्व, कंजर्व का मतलब संरक्षित रहना, संरक्षित का मतलब रक्षा होती रहे। रक्षा का मतलब कभी नष्ट ना हो। भाई रक्षा होगी तो नष्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आवेश नष्ट नहीं होता है, वैद्युत आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। हम इस तथ्य की ओर पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जब वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है और ना ही आवेश नष्ट होता है। तो ध्यान दीजिए कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो जो आवेश उनमें उत्पन्न होता है
तो वो उत्पन्न आवेश में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो कोई नया आवेश नहीं उत्पन्न होता है, बस इलेक्ट्रॉन का इधर उधर चले जाने से जो आवेश होता है वही केवल प्रकट हो जाता है। यानी जो वस्तु उदासीन थी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, तो जिससे स्थानांतरण हुआ वो धनावेशित हो गई और जिसमें हुआ वो ऋणावेशित हो गई। तो यही कह रहा है कि जब वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है और ना ही आवेश नष्ट होता है। वैद्युत आवेश युक्त कणों को दृष्टि में लाएं तो हमें आवेश के संरक्षण की धारणा समझ में आएगी। जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु जितना आवेश प्राप्त करती है दूसरी वस्तु उतना आवेश खोती है। यानी एक जितना धनात्मक होती है तो दूसरी उतना ऋणात्मक होती है। बहुत सी आवेशित वस्तुओं के किसी वियुक्त निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम, एकदम अलग किए गए तंत्र के भीतर वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया के कारण आवेश पुनः वितरित हो सकते हैं, परंतु यह पाया गया है कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तो वियुक्त निकाय यानी अलग किया गया आइसोलेटेड जो निकाय है, जैसे कमरा बंद कर दिया जाए तो उसके अंदर जितना चार्ज है वो हमेशा संरक्षित रहता है। ये हो सकता है कि आवेश किसी एक दीवार से दूसरी दीवार में इधर उधर वितरित हो जाए, लेकिन वो रहेगा उतना ही जितना उस कमरे में है। आइसोलेटेड का मतलब बाहर से कोई संबंध ना हो। वियुक्त निकाय मतलब एकदम अलग किया गया, आइसोलेटेड सिस्टम। आवेश संरक्षण को प्रायोगिक रूप से स्थापित किया जा चुका है। तो कंजर्वेशन जो है चार्ज का, उसका प्रैक्टिकल भी हम लोग कर चुके हैं, वैज्ञानिकों द्वारा किया जा चुका है। अब कह रहा है कि यद्यपि किसी प्रक्रिया में आवेशवाही कण उत्पन्न अथवा नष्ट किए जा सकते हैं, परंतु किसी वियुक्त निकाय के नेट आवेश को उत्पन्न करना अथवा नष्ट करना संभव नहीं है। यद्यपि किसी प्रक्रिया में आवेशवाही कण उत्पन्न अथवा नष्ट किए जा सकते हैं, परंतु किसी वियुक्त निकाय के नेट आवेश को उत्पन्न अथवा नष्ट करना संभव नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आवेशित कण है उनको तो उत्पन्न या नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आवेश जो नेट है उसको नहीं नष्ट कर सकते। ध्यान दीजिए, नेट आवेश की बात कर रहा है, यानी जो जोड़ा गया आवेश, जितना जोड़ने के बाद कुल आवेश है उसको नहीं नष्ट किया जा सकता। कभी कभी प्राकृतिक आवेशित कण उत्पन्न करती है। कोई न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर परिमाण में समान एवं विजातीय यानी विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं तथा इस रचना में से पूर्ण और रचना के पश्चात का कुल आवेश शून्य रहता है। तो कहने का मतलब कि आवेश हमेशा जोड़ने पर जीरो ही रहता है। अगर कहीं धन उत्पन्न हुआ तो उसके विरोध में उतना ही ऋण उत्पन्न हो जाता है। तो इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी आवेश न उत्पन्न किया जा सकता, मतलब नष्ट नहीं किया जा सकता। आवेश उत्पन्न तो किया जा सकता है, उदासीन है तो कोई वस्तु आवेशित हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान से होता है। अब अगला पॉइंट देख रहे हैं, आवेश का क्वांटीकरण, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो प्रायोगिक रूप से स्थापित किया गया है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई जिसे ई द्वारा दर्शाया गया है के पूर्णांकी गुणज हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आवेश के क्वांटीकरण का मतलब यह है कि आवेश 1/2, 3/4 या दशमलव में नहीं हो सकता है, पूर्णांक में ही होगा हमेशा, और पूर्णांक का ही उतने गुना हो सकता है। इस प्रकार किसी वस्तु के आवेश Q को सदैव इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब पूर्णांक में होगा तो उसको किस प्रकार दर्शाएंगे, नीचे हमको बताया जा रहा है।
तो इसको कैसे दर्शाया जाता है? Q इक्वल टू यानी, Q इक्वल टू यानी का मतलब है कि इसको कुल मिला के Q इक्वल टू यानी को बॉक्स में बंद करना है। तो इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। इस प्रकार से तो Q का मतलब जो चार्ज है उसका गुना हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, चिन्ह से नहीं मतलब वो धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित। तो धनावेश पे उतना धन चार्ज होता है, ऋणावेश पे उतना ऋण चार्ज होता है। तो ये जो n है एक संख्या है, जहाँ n कोई धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक है। ध्यान दीजिए कि यहाँ जो ये संख्या है हमारी n जो है ये धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। धन आवेश के लिए धनात्मक होगा, ऋण आवेश के लिए ऋणात्मक होगा। तो आवेश की यह मूल इकाई इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश का परिमाण है। तो ये जो आवेश की मूल इकाई है ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो है आवेश का एक तरह से परिमाण है। अगर धन आवेश होगा तो प्रोटॉन का माना जाएगा, ऋण आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन का माना जाएगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अब देखिए जैसा वैज्ञानिकों ने माना है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋण मानते हैं, ऋण होता नहीं है, मानते हैं। ध्यान दीजिए, इसीलिए किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e तथा प्रोटॉन पर आवेश +e द्वारा व्यक्त किया जाता है। वैद्युत आवेश सदैव E का पूर्ण गुणज होता है। अब जो आवेश होगा वो E में जितने गुना होगा n टाइम्स, यानी कितने गुना है, यहाँ पर n टाइम माना है, 2 गुना हो सकता है, 3 गुना, 10 गुना हो सकता है, तो उतने टाइम्स होता है। तो वही कह रहा है कि वैद्युत आवेश सदैव E का पूर्ण गुणज होता है। पूर्णांक गुणज, पूर्णांक गुणक का मतलब बटा नहीं चलेगा, दशमलव नहीं चलेगा, पूरा का पूरा गुणा होगा। इस तथ्य को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो इस तथ्य को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। भौतिकी में ऐसी बहुत सी अवस्थितियां हैं जहां कुछ भौतिक राशियां क्वांटीकृत हैं। आवेश के क्वांटीकरण का सुझाव सर्वप्रथम अंग्रेज प्रयोगकर्ता फैराडे द्वारा खोजे गए विद्युत अपघटन के नियमों से प्राप्त हुआ था। तो ध्यान दीजिए कि जो आवेश का क्वांटीकरण है ये जो है फैराडे के प्रयोग जो थे वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस अंग्रेजी में कहेंगे, सन 1992 में मुलिकन ने इसे वास्तव में प्रायोगिक रूप में निर्देशित किया। और इसी क्वांटीकरण प्रयोग को जो है प्रयोग द्वारा किसने बताया? तो मुलिकन ने बताया। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय यानी SI में सिस्टम में आवेश का मात्रक कूलाम है, जिसका प्रतीक C है। C का मतलब कूलाम। एक कूलाम को विद्युत धारा के मात्रक के पदों में इस परिभाषित किया जाता है, जिसके विषय में आप अगले अध्याय में सीखेंगे। इस परिभाषा के अनुसार एक कूलाम वो आवेश है जो किसी तार में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तो ध्यान दीजिए कि एक कूलाम की अगर हम परिभाषा दें कि एक कूलाम आवेश कितना होता है, तो एक तार में 2 पॉइंट बना देंगे। ये मान लीजिए तार है, तो A पॉइंट इधर हो जाएगा, B पॉइंट इधर हो जाएगा। तो कह रहा है कि 1 एम्पीयर 1 सेकंड में करंट को अगर प्रवाहित कर दिया जाए तो बोलेंगे कि 1 कूलाम चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट में चला गया। ये हमारी परिभाषा है। भौतिकी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 भाग 1 का अध्याय 2 देखिए। इस प्रणाली में आवेश की मूल इकाई कूलाम होता है और एक इलेक्ट्रॉन में 1.60219 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो इसको साधारण हम लोग ये सब हटा देते हैं, केवल 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम याद रखते हैं।
अब देखिए कह रहा है कि इस प्रकार -1 कूलाम आवेश में लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, अब आप जो है Q = यानी फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। Q = यानी होता है तो N = Q/E हो जाएगा। तो 1 कूलाम चार्ज के बाद बात कर रहा है तो 1 कूलाम Q हमारा आवेश है, तो आवेश 1 कूलाम कह रहा है, और -1 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होगा, तो माइनस लगा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 6 × 10⁻18 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे N। तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऐसे निकाल सकते हैं। अब कह रहा है वह स्थिर वैद्युतिकी में इतने विशाल परिमाण के आवेशों से यदा-कदा ही सामना होता है, और इसलिए हम इसके छोटे मात्रकों 1 माइक्रो कूलाम यानी 10⁻⁻6 कूलाम अथवा 1 मिली कूलाम यानी 10⁻⁻3 कूलाम का प्रयोग करते हैं। तो 1 कूलाम बहुत बड़ा चार्ज हो जाता है, इसलिए माइक्रो और मिली ये मात्रक भी बनाए गए। यदि केवल इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन ही विश्व में आवेश के मूल मात्रक हैं, तो सभी प्रेक्षित आवेशों को इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होना चाहिए। इस प्रकार यदि किसी वस्तु में N1 इलेक्ट्रॉन तथा N2 प्रोटॉन है, तो उस वस्तु पर कुल आवेश N2 × E + N1 × -E बराबर, अब N2 में N1 घट जाएगा और ये E बाहर गुणा हो जाएगा। कुल मिला करके E कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस इसके अंदर होगा, तो N2 - N1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि वस्तु है कोई, उसमें N1 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटॉन है, तो अगर उनका कुल आवेश देखा जाए तो Q = यानी होता है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ N2 का गुणा कर दिया गया, क्योंकि N2 प्रोटॉन के साथ N2 का गुणा कर दिया गया, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन का बराबर ही होता है, इसलिए केवल चिन्ह से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझेंगे। तो ये हमारा प्रोटॉन है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें ऋण चिन्ह लगा है। तो कुल आवेश देखें अगर तो N2 × E हो जाएगा, ये प्रोटॉन का, प्लस N1 × -E हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो अगर इसको देखें तो N2 - N1 हो जाएगा और E कॉमन आ जाएगा। चूंकि N1 तथा N2 पूर्णांक हैं, इनका अंतर भी एक पूर्णांक होगा, अतः किसी वस्तु पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है। इसे E के चरणों में ही घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। तो अभी हमने पढ़ के सारी चीज समझ ली। अब आगे देखते हैं, कह रहा है किंतु मूल मात्रक E का साइज बहुत छोटा होता है, और स्थूल स्तर पर हम, स्थूल स्तर मतलब वस्तु के बड़ी साइज, स्थूल स्तर पर हम कुछ माइक्रो कूलाम के आवेशों को व्यवहार में लाते हैं। इस पैमाने पर यह तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता है कि किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के मात्रकों में घटाया अथवा बढ़ सकता है। इसको ध्यान दें कि इस पैमाने पर यह तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता है कि किसी वस्तु का आवेश E के मात्रकों में घट अथवा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर के जो भी है तो E के फॉर्म में ही, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलाम के गुणा के रूप में ही, गुणांक के रूप में ही घटे बढ़ेगा। आवेश की कणिकीय प्रकृति लुप्त हो जाती है और यह सतत प्रतीत होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब मूल मात्रक E का साइज बहुत छोटा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जैसे बहुत पास के बिंदु बना दिए जाएं तो एक रेखा प्रतीत होगी। तो उसी प्रकार जब साइज बहुत कम हो जाएगा तो इसकी कणकीय प्रकृति विलुप्त होकर के सतत हो जाता है। बहुत छोटे छोटे कण रहेंगे तो लगेगा कि ये कण नहीं, पूरा एक वस्तु ही है। तो कणीय प्रकृति जो है खत्म होकर के ये सतत यानी कॉन्टिन्यूअस प्रतीत होता है। इस स्थिति की तुलना बिंदु तथा रेखा की ज्यामितीय परिकल्पनाओं से की जा सकती है। जैसा अभी हमने बताया कि बहुत सारे बिंदु बना दिए जाएं
तो लगेगा कि एक रेखा है, अगर उनके बीच दो बिंदुओं के बीच दूरी बहुत कम हो। दूर से देखने पर कोई बिंदुकित रेखा हमें सतत प्रतीत होती है, परंतु यह वास्तव में सतत नहीं होती। तो अगर बिंदु बहुत छोटे छोटे पास पास रख दिए जाएं तो हकीकत में वो बिंदु है, रेखा नहीं है, लेकिन फिर भी रेखा प्रतीत होती है। तो उसी प्रकार कह रहा है कि चूंकि आवेश का साइज बहुत छोटा है तो ये कण ना हमें महसूस होकर के ये कॉन्टिन्यूअस कोई वस्तु महसूस होती है, बहुत सारे जब पॉइंट एक जगह आ जाते हैं। जिस प्रकार एक दूसरे के अत्यधिक निकट के बहुत से बिंदु हमें सतत रेखा का आभास देते हैं, उसी प्रकार एक साथ लेने पर बहुत से छोटे आवेशों का संकलन भी सतत आवेश वितरण जैसा दिखाई देता है। जैसे बिंदु पास पास होने पर एकदम कॉन्टिन्यूअस रेखा जैसे दिखाई देते हैं, तो उसी प्रकार छोटे छोटे आवेश अगर पास आ जाते हैं तो वो भी जो है एक लगता है बहुत आवेशों का संकलन है और सतत प्रतीत होता है। स्थूल स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर हम ऐसे आवेशों से व्यवहार करते हैं जो इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में परिमाण में अत्यधिक विशाल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही कूलाम, एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को जब बाद में चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आवेश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन मतलब E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम परिमाण में 1 माइक्रोकूलाम आवेश में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का लगभग 13 गुना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर 1 माइक्रोकूलाम की बात करें तो ये 13 गुना बड़ा है। इसको माइक्रोकूलाम में चेंज करिए तो नीचे 10⁻⁻6 का भाग होगा, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जाएगा तो -13 होगा, तो 13 गुना बड़ा होगा। इस पैमाने पर यह तथ्य कि किसी वस्तु में आवेश की कमी अथवा वृद्धि केवल इलेक्ट्रॉन के मात्रकों में ही हो सकती है। इस कथन से सर्वथा भिन्न नहीं है कि आवेश सतत मान ग्रहण कर सकता है। तो कह रहा है कि इस पैमाने पर यह तथ्य कि किसी वस्तु में आवेश की कमी अथवा वृद्धि केवल E के मात्रकों में हो सकती है। वही बात कह रहे हैं बार बार कि वृद्धि हो या कमी हो, इलेक्ट्रॉन में जो आवेश है उसके गुणांक के रूप में ही होगी। यही हमारा क्वांटम सिद्धांत कहता है। इस कथन में सर्वथा भिन्न नहीं है कि आवेश सतत मान ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार स्थूल वस्तु यानी बहुत बड़ी वस्तु पर आवेश के क्वांटीकरण का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है तथा इसकी उपेक्षा भी की जा सकती है। तो चूंकि आवेश बहुत छोटा है, बहुत कम जगह घेरता है, तो अगर वस्तु बहुत बड़ी है, स्थूल का मतलब बहुत बड़ी है, तो हम इसको व्यवहारिक मात्रा में महत्व नहीं भी दे सकते हैं। सूक्ष्म स्तर पर जहां आवेश के परिमाण E के कुछ दशक अथवा कुछ शतक कोटि के होते हैं, अर्थात जिनकी गणना की जा सकती है, वहां पर आवेश विविक्त प्रतीत होते हैं तथा आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो विविक्त का मतलब डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब वहां हम उसको महत्व देंगे। अगर वस्तु बहुत छोटी है उसमें आवेश है, तो जब वस्तु भी छोटी है आवेश भी छोटा है तो उसका महत्व है। जैसे चींटी का हमारे सामने कोई महत्व नहीं, क्योंकि चींटी हमारे सामने बहुत छोटी है, लेकिन चींटी का चींटे के सामने महत्व है। इसी प्रकार अतः यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस परिमाण के आवेश की बात हो रही है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किस परिमाण के आवेश की बात हो रही है। अब देखिए 2 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो 2 फार्मूले आप लोग याद करिए। एक तो हम जो ऊपर पढ़ चुके हैं, Q यानी एक फार्मूला आप लोग ये याद रखिए, और दूसरा फार्मूला है Q I T। एक फार्मूला ये हो जाएगा। तो Q यानी और Q I T। तो यहाँ पर समय आ गया और ये करंट आ गई। आवेश प्रवाह की दर को ही हम करंट कहते हैं या विद्युत धारा कहते हैं। तो 2 फार्मूले याद रखिए।
तो कह रहा है 1 सेकंड में पिंड से 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अतः पिंड द्वारा 1 सेकंड में दिया जाने वाला आवेश 1.6 × 10⁻19 गुणे 10⁹ तो समय हमको दे दिया है और आवेश दे दिया Q = IT। तो I का मतलब 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसको ध्यान देना। तो कह रहा है 1 सेकंड में पिंड से 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्वेश्चन में दे रहा है। अतः पिंड द्वारा 1 सेकंड में दिया जाने वाला आवेश, तो आवेश Q = IT होता है। तो I हमारा 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। ये I की जगह क्यों रखा गया, ये करंट, क्योंकि करंट की परिभाषा ही है कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है। तो समय 1 सेकंड हो गया, आवेश 1 कूलाम होता है जो 1 सेकंड में प्रवाहित होता है। अभी हम ऊपर परिभाषा पढ़ चुके हैं। तो 1 कूलाम बराबर 1.6 × 10⁻19 होता है, क्योंकि इसमें T अगर 1 सेकंड का गुणा करेंगे तो भी इतना आएगा। तो इसीलिए I की जगह रख दिया गया 1.6 × 10⁻19 और 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो 9 इतने का गुणा कर दिया, तो ये आ गया 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कितना आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है वही हमारी धारा होती है। तो अब ये देखिए, जैसे 2 फार्मूले हैं तो इनको इस तरह कर लीजिए, यानी = IT, ये तो = IT यानी N हो जाएगा इस तरह, अगर आवेश निकालना है तो। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, यह पूछ रहा है। तो हमने आपको फार्मूला बता दिया है Q = IT। तो T हमको निकालना है, तो Q/I हो जाएगा। और करंट जो है, ये जो I है करंट, इसका मतलब ही है कि 1 सेकंड में कितना कूलाम आवेश गुजर रहा है। तो आवेश 1 कूलाम है, अब T = Q की जगह यानी हो जाएगा /I हो जाएगा। तो T = कितना समय लगेगा पूछ रहा है। N कितने हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन है। और 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 अपान, अब I आ जाएगा तो 1 एम्पियर होगी। 1 कूलाम चार्ज जा रहा है तो 1 ही होगा 1 सेकंड में। तो इस प्रकार से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब ये 1 सेकंड में आवे इतने कूलाम आवेश जाएगा। अब कह रहा है तब 1 कूलाम आवेश के संचित होने के समय का आकलन। तो 1 कूलाम आवेश के संचित होने के समय का आकलन, तो अभी हमने बताया आपको Q = IT। तो T = Q/I हो जाएगा, Q/I हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम और भी साधारण तरीके से समझ सकते हैं। वो ये है कि 1 सेकंड में पिंड से 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 1 सेकंड में।
अतः पिंड द्वारा 1 सेकंड में दिए जाने वाला आवेश, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसमें 10⁹ का गुणा कर दें, वही Q इक्वल टू यानी जो अभी हमने बताया। तो N हो जाएगा 10⁹ और E हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। तो 1.6 × 10⁻10 कूलाम आवेश उसको दिया जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि तब 1 कूलाम आवेश के संचित होने के समय का आकलन। अब समय की बात हो रही है कि 1 कूलाम आवेश संचित होने में कितना समय लगेगा। तो 1 सेकंड में इतना कूलाम, चूंकि इसलिए इसे करिए 1 सेकंड में इतना कूलाम, इसलिए 1 कूलाम तो 1/1.6 × 10⁻10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 6.25 × 10⁻9 सेकंड, यानी 6.25 × 10⁻9 भागे। अब अगर वर्ष में बात करें तो एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 को एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 का गुणा कर दिया। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 का गुणा कर दिया, तो 198 वर्ष आ जाएगा। तो इस प्रकार जिस पिंड से 10⁹9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से उत्सर्जन हो रहा है, उससे 1 कूलाम आवेश संचित करने में लगभग 200 वर्ष, 198 वर्ष, लगभग 200 वर्ष लगेंगे। अतः बहुत से व्यवहारिक कार्यों की दृष्टि से 1 कूलाम आवेश का एक अति विशाल मात्रक। तो 1 कूलाम आप समझ लीजिए आप कितना बड़ा मात्रक होगा। अब देखिए ये कैसे लिखा गया, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग सही से समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए 1.6 × 10⁻10 कूलाम, इसको संचित होने में 1 सेकंड लगता है। खुद कह रहा है 1 सेकंड में इतने कूलाम, अभी निकाला गया है, चूंकि लिख दीजिए, चूंकि इतने कूलाम 1 सेकंड में, इसलिए 1 कूलाम तो 1 कूलाम बटे इतना हो जाएगा 1.6 × 10⁻10। तो जितना भी आएगा उतने सेकंड होगा, क्योंकि ये कूलाम प्रति सेकंड है, ये कूलाम प्रति सेकंड है, और ये कूलाम है, तो कूलाम कट जाएंगे, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो जो भी आएगा वो सेकंड आएगा। तो इतने सेकंड आ गए, इस सेकंड को वर्ष के हिसाब से बांट लिया तो 198 वर्ष आ गए। यद्यपि यह जानना भी अति आवश्यक है कि किसी पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 सेंटीमीटर भुजा के तांबे के घन में लगभग 2.5 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी इसने बता दिया, और इसको भी हम निकाल सकते हैं, बशर्ते कि ये पता हो कि 1 इलेक्ट्रॉन कितना स्थान घेरेगा, तो हम लोग निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1 कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। 1 कप जल, तो 1 कप जल है, उसकी पहले हमको मात्रा पता चले। तो मान लीजिए कि 1 कप जल का द्रव्यमान 250 ग्राम है, जल का अणु द्रव्यमान 18 ग्राम है। जल को हम लोग, पानी को H2O लिखते हैं, तो H में का परमाणु भार 2 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। H का 1 होता है, लेकिन H2 है तो 2, अगर इनको जोड़ा जाए तो 18 आ जाएगा। तो अब क्योंकि H और O मिलके परमाणु थे अलग अलग, लेकिन अब अणु बना लिए, तो अणु भार कहेंगे। तो वही कह रहा है कि जल के अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 18। इसको ग्राम में व्यक्त करते हैं। जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो आप गौर करिए, बहुत अच्छे से हमने बताया था। अब देखिए, अब इतने ग्राम है। अब इतने ग्राम में जो आवागाद्रो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो अणु भार होता है, जब परमाणु है तो परमाणु भार होता है, तो जितना अणु भार होता है उतने ग्राम में 6.02 × 10⁻23 अणु होते हैं।
अगर अणु है तो अणुओं की संख्या तो इतने ग्राम में इतने अणु होंगे, इलेक्ट्रॉन होता तो इतने ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन होते, परमाणु होता तो इतने ग्राम में इतने परमाणु होते। तो इसको ध्यान दीजिए। तो और इसी ग्राम को ही हम लोग एक मोल कह सकते हैं, ध्यान दीजिए। चाहे हम 18 ग्राम पानी कहें, चाहे 1 मोल पानी कहें, चाहे 22.4 लीटर पानी कहें, एक ही बात। ध्यान दीजिए, एक ही बात है। बहुत कंफ्यूजन होता है। अतः 1 कप जल में अणुओं की संख्या, अब 1 कप जल में अणुओं की संख्या, तो अणु द्रव्यमान 18 ग्राम, तो N बराबर W/m, ये फार्मूला याद कर लीजिए। भार बटे अणु भार, ठीक ना। या फिर चूंकि इसलिए से कर लीजिए जैसा हमने बताया कि 18 ग्राम का द्रव्यमान, 18 ग्राम में इतने अणु हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, फिर 250 ग्राम में कितने होंगे, इस तरह चाहे निकाल लीजिए कि चूंकि 18 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम में इतने बटे 18, तो इसलिए 250 ग्राम में इतने बटे 18 गुणे 250, तो इतने बटे 18 गुणे 250, यही तो लिखा है। तो ऐसे कर दिया। जल के प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु होता। अब ये मिल गया तो अणु, अगर अलग अलग कर दें तो परमाणु, तो 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 1 परमाणु ऑक्सीजन का है, तो वही कह रहा है जल के अणु में 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 1 परमाणु ऑक्सीजन का है। अतः 10 इलेक्ट्रॉन तथा 10 प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन तथा 10 प्रोटॉन होते हैं। ऑक्सीजन को क्या लिखा जाता है, O8 16, ये जो नीचे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक होता है, और यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और अगर उदासीन है, यही प्रोटॉनों की संख्या होती है, और अगर उदासीन है तो यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और H में 1 इलेक्ट्रॉन 1H1 लिखा जाता है, और 2 हैं तो 2 हो जाएंगे, तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और उदासीन पानी के अणु में 8 2 10 प्रोटॉन भी होंगे। तो वही कह रहा है जल के प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु है, अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन तथा 10 प्रोटॉन होंगे। अतः कुल धन तथा कुल ऋण आवेश परिमाण में समान होते हैं। तो उदासीन है तो जाहिर सी बात है कि धन और ऋण बराबर होंगे। तो आवेश का परिमाण क्या होगा, इतना जितना है इतने अणुओं की संख्या, और इतने में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, तो 10 का गुणा कर देंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, तो इसका गुणा कर देंगे तो निकल आएगी कि इस पूरे में कितना कूलाम आवेश है। तो पहले कितनी संख्या है ये हो गया, फिर कितने आवेश हैं, तो 10 हो गए, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब एक आवेश में कितने कूलाम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, तो इतने में कितना होगा, तो 1 का गुणा कर दें तो इतने पूरे का निकल आएगा। 1 में कितना आवेश होता है तो इतने पूरे में कितना आवेश होगा, तो उस 1 का अगर गुणा कर दें तो इसका पूरे का उतने गुना हो जाएगा, तो 1.34 × 10⁻7 कूलाम आ गया। अब आगे आ जाता है हमारा कूलाम का नियम। तो आज का लेक्चर कुछ लंबा हो गया, अब कूलाम का नियम हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।